दिल्ली के रनहौला इलाके में रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने 2 आदमियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें कैब का ड्राइवर है, जबकि दूसरा बेरोजगार शख्स बताया गया। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद बदमाश शव को नजफगढ़ नांगलोई रोड पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। मैंने सुना है कि मतलब कल ये बाइक से आए बाहर कॉलोनी से, यहाँ आके बाहर पंगा हुआ है, शायद लगता है इनका। अच्छा। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तो ऐसा सुना है कि गाड़ी में पंगा हुआ और वो पता नहीं कितने थे और इनको 2 आदमी को गोली लगी। दिल्ली के रनहौला इलाके में बीती रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं इस वक्त रनहौला के नजफगढ़ और यहाँ से नागलोई का ये रूट है और इसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि दीपक और नीरज अपने एक दोस्त के साथ एक बाइक पर रात को घर से खाकर निकले थे और इसी स्पॉट पर उन लोगों की एक कार सवार, बताया जा रहा है कि कार में जो बदमाश थे उनके साथ बहसबाजी हुई, झगड़ा हुआ, जो चश्मदीदों ने अभी तक जानकारी दी है। उसके बाद यहीं पर उन जो कार सवार थे उन लोगों ने 5 गोली नीरज को मारी है और वहीं बताया जा रहा है कि 2 से 3 गोली जो है दीपक को मारी है। इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर लगातार उस चीज़ को खंगाला जा रहा है, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है ताकि उसमें कुछ ऐसा प्रूफ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ चीज़ें अभी तक साफ नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस से जब अधिकारियों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी तक कुछ चीज़ें साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जाँच जारी है कि आखिर उनका यहाँ पर झगड़ा हुआ था तो ये पूरी तरह से एक रोड रेज रहेगा। क्योंकि पुलिस हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि इस रूट पर रात को हमलावर जो थे वो उनके इरादे जो है वो साफ थे और यही वजह थी कि थोड़ी सी मामूली सी बातचीत पर यहाँ पर झगड़ा हुआ। एक और आपराधिक खबर दिल्ली से ही। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में शनिवार को एक अफगानी नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अफगानी नागरिक अपने पिता के कैंसर के इलाज के लिए निजामुद्दीन में ठहरा हुआ था। किराए के घर के अंदर ही उसे चाकू मार दिया गया और ये वारदात दिन दहाड़े हुई है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक कुछ ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। 38 साल का अफगानी नागरिक है, अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया हुआ था। भोगल इलाके में किराए पे उन्होंने घर लिया था पिछले महीने का 28 तारीख को, और शनिवार के दिन उनके पिता या माता चले गए इलाज के लिए, ये अपने घर पर ही था। और जब वो वापस आए हैं तो देखे हैं कि दरवाज़ा खुला था, यानी दरवाजा को जब खोला तो अंदर ये इंजुरीज के साथ, फीलिंग के साथ ये पाया गया। उसको जब एग्जामिन किया गया तो उनको घोषित कर दिया गया था उसको। इस पर थाना हजरत निजामुद्दीन में मर्डर का मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश की जा रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए इन तमाम घटनाओं पर। दीपक, क्या कहा जा रहा है अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ओर से? 48 घंटे में 8 हत्याएं, एक विदेशी की भी हत्या। बिल्कुल निश्चित तौर पर जंगल राज इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बदमाश इतने हावी हो चुके हैं कि राजधानी की पुलिस उन्हें तलाश पाने में नाकाम है। और क्योंकि जिस तरह की वारदातें अभी हुई हैं, हाल फिलहाल में जितनी भी वारदातें यहाँ पर इस वक्त अंजाम दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां अपराधियों ने की है, लेकिन बावजूद उसके कोई भी क्लू दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे मामले में कम से कम 4 से 5 वारदातें ऐसी हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई थी, क्योंकि साफ तौर पर बदमाश गोलियां मारते हुए दिख रहे हैं। गैंगवॉर यहाँ पर एक बार फिर पनप रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था, एक दावा था कि गैंगवॉर पर लगाम लग चुकी है, लेकिन एक बार फिर गैंगवॉर नए सिरे से पनप रही है, जिसकी वजह से 3 से 4 लोगों की इसमें हत्या हो चुकी है। वहीं अब लूटपाट की आशंका को देखते हुए जिस तरह से एक लूटपाट की गई थी, एक सुपरवाइजर को महज बैग लूटने के एवज में चाकू मारने के बजाय गोली मार दी गई, यानी अवैध हथियारों की सप्लाई भी राजधानी दिल्ली में बेखौफ बेस्तर बदस्तूर जारी है। और इसका जीता जागता सबूत राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई अपराध है। और यही वजह है कि लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक इन वारदातों का खुलासा करने में नाकाम है। ये सबसे बड़ा एक तोहमत राजधानी की पुलिस को जाता है, क्योंकि पुलिस इतना दम भरती है कि वो हर मामले को जल्दी से जल्द सुलझाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के भीतर जितनी भी वारदातें हुई हैं उनमें किसी भी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं होना दिल्ली पुलिस की कार्यशैली बड़े सवाल खड़े करता है। शुक्रिया दीपक। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में खनन घोटाले के आरोप में सीबीआई की छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं
और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव ने दावा किया कि यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी डर गई है और हताशा में ऐसे कदम उठा रही है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूँ कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। मिश्रा जी 3 घंटे की मुलाकात होती है, आप कहते हैं बस नए साल की मुबारकबाद दी गई। देखिए, आप भी हमारे साथ अगर नए साल में मिलने आएंगे तो हो सकता है हम आपके साथ तो 5 घंटे बैठे और बैठ चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो ये नए साल की मुलाकात होती है तो उसमें आप जब साथ बैठेंगे तो ये थोड़ा होता है कि आप आए और चले गए, तो इसमें घंटे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गठबंधन पे क्या स्वरूप लेगा आगे, क्योंकि इनिशियल बातचीत शुरू हो गई है, तो क्या स्वरूप लेगा? जो स्वरूप लेगा वो आपसे छुपा नहीं रहेगा और आप लोगों को सबसे पहले मालूम पड़ेगा, इसलिए वो कुछ छुप के नहीं रहेगा। जो चीज़ रहती है सामने आती है। कांग्रेस पार्टी का साथ लेने में कोई परहेज है क्या आप लोगों को? आप ये तो आप कह रहे हैं ना, हम लोगों तो आपने बैठक में नए साल वाली जो आप लोगों की बैठक हुई उसमें कांग्रेस की बधाई नहीं लेंगे? नए साल की कोई बैठक नहीं थी, ये कोई बैठक थोड़ी ना, कोई औपचारिक बैठक थोड़ी थी, ये तो कोई नए साल की बधाई देने आया है तो उसको आप बैठक में कन्वर्ट कर रहे हो, बात दूसरी। रास्ता खुला हुआ है कांग्रेस के लिए भाई। अभी इस पे हम थोड़ी ना कोई, अभी तो हम लोगों ने कोई गठबंधन की बात ही नहीं कही है। गठबंधन जिस दिन होगा उस दिन आपके सामने अनाउंसमेंट होगा। सीबीआई के दुरुपयोग पर क्या आपका आरोप है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, पहले भी करता था अब भी कर रहा है। तो आपने मंत्री जी का बयान सुना, उनके मंत्री जी आ रहे हैं, खनन मंत्री जो उत्तर प्रदेश का है उसके नीचे बैठा हुआ उनका खुद का पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी जो है वो रुपए मांग रहा है, आप ही लोगों ने दिखाया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। 2 दिन सैटरडे संडे से इतना ही चल रहा है कि अब नहीं कल नहीं, किसी भी वक्त अखिलेश सिंह यादव पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है, उनकी पूछताछ कर सकती है। तो 4.25 साल ये सरकार कहां बैठी? 4.25 साल इनको अखिलेश यादव की अगर कोई करप्शन हुई वो नजर नहीं आई, लेकिन इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके भारतीय जनता की पराजय का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ धमकाओ ताकि वो अलायंस न करें। विपक्ष हमलावर है तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया तो डरे हुए क्यों? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको ऐसे हल्के बयान देने से बचना चाहिए। इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं वह जांच की प्रक्रिया पूरी करती है और इस देश के किसी सिस्टम के अंदर यह व्यवस्था नहीं है कि जब चुनाव होने वाले हों और उसके 6 महीने पहले जांच एजेंसियों के कार्यालय में ताला लगा दिया जाए। और अभी तो छापा जो हमीरपुर की डीएम रही उनके यहाँ पड़ा है, तो ये पहले से क्यों घबरा रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। इससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। सीबीआई छापा जो हुआ है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने भी सवाल उठाया और कहा कि अखिलेश यादव के ऊपर जो छापा पड़ रहा है वो चुनाव से पहले क्यों पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी बेनकाब हो चुके हैं और वो राफेल में फंस चुके हैं। उनके सवालों का जवाब उनके तमाम सारा कुनबा में जो इतने मंत्री हैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आज क्या वजह है कि रामलला का मामला हो तो चुनाव के टाइम, किसी के खिलाफ रेड करना हो, भ्रष्टाचार खोजना हो तब सीबीआई इसी चुनाव के टाइम। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है अपना आधार बचाने को। तो ये सारी चीज़ें करने पर और जनता भी समझ गई है कि इनके पास ये सारे जुगाड़ जो कर रहे हैं
सताने का, डराने का और इन सारी चीज़ों का, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट करके कहा है कि अखिलेश यादव के ऊपर जो कार्रवाई है चुनाव से पहले ही हुई है। नहीं, देखिए, वो सीबीआई अपने अनुसार कार्य कर रही है, इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें अखिलेश जी का नाम आता है तो सीबीआई जाने, नहीं आता है तो सीबीआई जाने। हम ये नहीं कहते हैं कि अखिलेश जी दोषी हैं, लेकिन अगर अखिलेश जी दोषी हैं, सीबीआई उसमें पाती है तो जो नियम के अनुसार कार्रवाई होगा वो कार्रवाई हो। बिल्कुल सही, लेकिन ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है चुनाव से पहले। नहीं, सीबीआई का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग कर दे के हम आदि कभी नहीं रहे हैं। तो खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, मोदी सरकार बेशर्मी से अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 सालों में मोदी के राजनीतिक विरोधियों को क्या क्या झेलना पड़ा। वक्त आ गया है तानाशाह और अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने का। साल 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले एनडीए में दरार की खबरें भी लगातार आ रही है। आरएलएसपी के बाद अब शिवसेना से बीजेपी की तलखी बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के साथ बिगड़ते रिश्तों के बाद अब अकेले चुनाव लड़ने का भी इशारा किया है और लोकसभा चुनाव में गठबंधन न होने पर इशारों में शिवसेना को भी हराने का दावा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को गठबंधन की संभावना के भ्रम से दूर रहना चाहिए। यदि सहयोगी दल हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा हम उन्हें पटखनी देंगे। अमित शाह का यह दावा और इसके बाद शिवसेना ने भी अमित शाह के इस बयान पर ट्वीट किया और तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर मेरे ऊपर आने की कोशिश करोगे तो सींग से उठाकर पटक देंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी और शिवसेना के बीच ही अब विपक्षियों को और ज्यादा मौका दे रहा है। हम जवाब देंगे ना जब वक्त आएगा, और हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया है। ये जो अब चल रहा है ये इलीगल स्टॉकिंग का मामला है। हमारे पीछे 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 आप भाग रहे हो। हाँ, हमने कहा क्या हमारे पीछे आप आइए? हमने आपसे कोई मुलाकात की है या बातचीत हुई? नहीं हुई। आप हमारे पीछे मत भागिए। तो उधर जहां सियासत गरमा रही है और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के कई इलाके नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बर्फबारी से कई रास्ते भी बंद हो गए। एक तरफ आम लोगों को जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बर्फबारी को किसान अच्छा बता रहे हैं और बड़ी तादाद में पर्यटक भी ऐसे पर्यटक स्थलों में पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते भी पर्यटक नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां रास्ते में बर्फबारी की वजह से गाड़ियां भी फंसी नजर आ रही है। कई जगह बर्फबारी के बाद फिसलन की वजह से भी यातायात आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में भी मुरारी देवी मंदिर के आसपास साल की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। वहीं मंडी में भी बर्फबारी के साथ बारिश हुई है और इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेड़ पौधे, गाड़ियां, रास्ते और मकान सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर पहुंचे पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन यातायात पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कई जगह रास्ते में ही गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बर्फबारी की वजह से पर्यटक काफी खुश हैं और बड़ी तादाद में इस मौसम में शिमला में पर्यटक पहुंचते हैं, खासतौर पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। शिमला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ है और पर्यटकों की संख्या लगातार यहां बढ़ती जा रही है। बर्फबारी के बाद शिमला में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से ही अधिकतम तापमान 9 डिग्री से अब 3 डिग्री तक नीचे गिर गया है। हालांकि परिवार सहित पहुंचे पर्यटक इस तरह के शानदार मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
लेकिन उत्तराखंड में केदारनाथ में पिछले 48 घंटों से बर्फबारी लगातार जारी है। केदारनाथ में तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण में लगे कर्मचारियों को अब बर्फ पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। यहाँ 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है और ऐसे में यहाँ से बर्फ हटाकर ही काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। रास्ते पर बर्फ जम जाने की वजह से यहाँ तक पहुँचना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। केदारनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ बीते कुछ रोज से रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है और बीती रात 1 बजे से केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद पूरे केदारनाथ धाम में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी नजर आ रही है। केदारनाथ में करीब 2 फीट तक बर्फ पड़ी है और इसके बाद वहां का तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी वहां पर पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद वहां काम करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। खासतौर पर उनके लिए पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। केदारनाथ धाम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। इस समय कपाट बंद हैं, लेकिन बर्फबारी से यहां के पुनर्निर्माण के काम पर भी असर पड़ा है। और इसी तरह उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटन स्थल चोपता दुग्गल बिट्टा पर्यटकों से अब गुलजार हो चुका है। समुद्र तल से 9,515 फुट की ऊंचाई पर बसे चोपता दुग्गल बिट्टा की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आ रही है। पेड़ पौधे, रास्ते, मकान, सब कुछ बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों के आने से चोपता के व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी जरूर है, लेकिन जो लोग रास्ते में फंसे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड का ये वो इलाका जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, खासतौर पर इस मौसम में, और लगातार एक लंबी बर्फबारी के बाद यहां पर्यटक इस शानदार मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ की पीर पांजल पहाड़ी की चोटी बर्फ से पूरी तरह ढकी नजर आ रही है। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीर पंजन की पहाड़ी आसपास सब तरफ बर्फ ही बर्फ से ढकी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जब इन्हें पीने के पानी की समस्या होने लगती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई और यहां सर्दी बढ़ गई है। कुल्लू के मलाना गांव में हुई भारी बर्फबारी की वजह से यहां सैलानियों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं बर्फबारी से लोगों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहां तक कि पानी सप्लाई की पाइपलाइन में भरा पानी भी जम चुका है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। हिमाचल प्रदेश के ही चंबा में भी भारी बर्फबारी हुई। पर्यटन नगरी डलहौजी में बर्फबारी अब लोगों के लिए मुसीबत में तब्दील होती जा रही है। अब तक यहां सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब बर्फबारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ानी शुरू कर दी है। डलहौजी माल रोड पर 1 फीट से भी ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई है। सड़कों पर बर्फ होने की वजह से गाड़ियों को आगे बढ़ाना मुश्किल है। वहीं ज्यादातर सैलानी होटल में ही दुबके नजर आ रहे हैं। सैलानियों का आरोप है कि प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ को तुरंत हटाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग पर्यटक स्थल तक पहुंच चुके हैं वो तो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जिनकी गाड़ियां रास्ते में हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ जैसे ही बर्फ हटाने की कवायद होती है, अगले ही पल हुई बर्फबारी इस रास्ते को फिर ढक देती है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। बर्फबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से पारा और ज्यादा गिरता जा रहा है। सर्दी बढ़ गई है। शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी सैलानियों का दावा है कि कई साल बाद डोडा में इस तरह से बर्फबारी हो रही है, जिसका यहां पहुंचे पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतनी ज्यादा बर्फबारी पहली बार देखी जा रही है। इधर उत्तराखंड के चमोली में जहां एक ओर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है, तो वहीं दूसरी ओर
सैलानियों की तादाद भी बढ़ने लगी है और ऐसे में कारोबारियों की खुशी बढ़ते जा रही है। चमोली जिले में कई पहाड़ी इलाकों में भी काफी बर्फ गिरी है और इससे यहां तापमान में कमी आई है। चमोली में भी पहुंचे पर्यटक इस तरह की वादियों को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में पहली बार इतनी बर्फबारी यहां देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बड़ी तादाद में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन जिन पहाड़ियों से होकर उन्हें गुजरना होता है उसकी आसपास की सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आ रही है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु बर्फबारी के बाद अब वहां खुश भी नजर आ रहे हैं। कटरा से 14 किलोमीटर के ऊपर वैष्णो देवी धाम की पहाड़ियों में बर्फबारी के बाद सारी पहाड़ियां बर्फ में लिपटी नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी लगातार बर्फबारी से लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, हालांकि कुछ सैलानी रास्ते में ही इस मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई है वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने की भी कवायद चलती है।